एजुकेशन स्कूलों में जरूरी है? बहुत जरूरी है मेरे होनी अकॉर्डिंग चाहिए। तो देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। दुनिया को सानिया मिर्जा बहुत अच्छी लग रही है, जब कोई गीता फोगाट जीत रही है ना सबको अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो टाइम होता है ना कि आपको अपनी बेटी को आगे करना होता है, लोग स्टक्ड होते हैं, दुनिया क्या कहेगी। आपने बेसिक डिफरेंस क्या फील किया यूपी और गुजरात में? गुजरात इज वेरी सेफ। योगी सरकार ने आके तो पूरा तख्ता पलट कर दिया यूपी का। अपने परिवार को कैसे डिफाइन करेंगी? घर में अगर दूध है तो वो लड़के को दिया जाएगा, अगर कोई अच्छा फ्रूट है तो वो लड़के को दिया जाएगा, जो सड़ा गला फ्रूट है वो लड़की को दे दिया गया। व्हेन माय दादी गेट टू नो अबाउट दिस कि लड़की हुई है, वो रिटर्न हो गई थी। कितना जरूरी है लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ गर्ल कैन एवर हैव। मैं घर लेना चाहती हूँ। दे सेड कि आफ्टर मैरिज जॉइंट में ले लेना ना। फेल होने से डरते हो? फेल ना हो उसके लिए मैं आगे तक की प्लानिंग करके रखती हूँ। एक रिसेंटली इंसिडेंट था, उसने मुझे एकदम हिला दिया। मेरी क्लास की सबसे चहकने वाली लड़की 3rd 4th क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे जो चाचा थे वो हमें बहुत प्यार करते थे। वो हमें कभी वीडियो गेम्स के बहाने, अपने फ़ोन में गेम्स खिलाने के बहाने कुछ ऐसा करते थे। हमें वो ये बताते थे कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, और मैम ये हमारे साथ बहुत समय तक हुआ है। लेकिन मैम मम्मी ने कहा कि बेटा किसी को बताना मत। यूं भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जानी है, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज के जो हमारे मेहमान हैं कुछ ऐसी ही शख्सियत है, क्योंकि करना कुछ और चाहते थे, किया कुछ और, पहुंचना कहीं और चाहते थे, पहुंचे कहीं और। मैं बहुत ज़्यादा बातों को डिले ना करके हमारे आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। द वन एंड ओनली लीजेंड फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वाला डॉली शर्मा मैम, वेलकमिंग यू हियर। थैंक यू देवांग, थैंक इट्स यू रियली सो नाइस मच। कि आप यहाँ पे आए एंड आपने अपना कीमती वक्त निकाला बच्चों के लिए एंड मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी बातचीत एकदम कैजुअल रहेगी, कोई फिल्टर नहीं, क्योंकि बच्चे आपको बिना फिल्टर के ही ज़्यादा पसंद करते हैं और जानते हैं। तो उसमें हम कुछ भी रॉ रखेंगे, एकदम कुछ भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मैं शुरू करता हूँ आपके बर्थ से। योर बर्थ प्लेस राजकोट गुजरात। यस। कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मेरा जन्म जो हुआ था राजकोट में हुआ था, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में। फैमिली आपकी यूपी से है? हाँ, मेरा फैमिली प्रॉपरली बेसिकली एकदम यूपी से बिलोंग करता है। माय पेरेंटल फैमिली, मदर और फादर बोथ। एंड मेरे पापा की कर्म भूमि गुजरात थी। ठीक है। एंड फर्स्ट वर्क प्लेस ऑफ माय फादर, एंड वहीं पे मेरा बर्थ हुआ राजकोट। एंड बचपन थोड़ा बहुत गुजरात में निकला है। बहुत प्यारी जगह है गुजरात, राइट। सो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मतलब मेरे ब्रदर एंड सिस्टर का भी वहीं हुआ है। तो गुजरात में जामनगर, महसाना, अहमदाबाद एंड हापा, राजकोट, ये सब जगह देखा हुआ है। बट उसके बाद गेटिंग ट्रांसफर्ड, पापा का ट्रांसफर हुआ था इन 2003। सो फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स हम लोग कम्प्लीटली कोटा शिफ्ट हो गए थे, कोटा राजस्थान। तो मेरा जो स्कूलिंग है, मेरा जो कॉलेज है, एंड वो मेरा पूरा कोटा में है, कोटा राजस्थान। पिताजी आपके सरकारी नौकरी थे? हाँ, यस, माय फादर इज इन रेलवेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, आरपीएफ में थे आपके पिताजी? हैं। और अभी भी हैं? अभी भी हैं। ओके, ठीक है। आरपीएफ में आपके पिताजी अभी भी कार्यरत हैं? अभी भी कार्यरत है। ठीक है। सो पिताजी से आपका क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है आपकी उनके साथ? पिताजी के साथ जैसे कि कई बार होता ना कि बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बट लाइक माय फादर फाइट्स अ लॉट। मतलब अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर पूरा उन्होंने हम लोग को एजुकेट किया है। एंड अ वेरी गुड रिलेशन विद माय फादर, बट कभी मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ, सच बताऊँ तो। बट आई रियली लव माय फादर अ लॉट, बहुत ज़्यादा। बिहार का हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड पेरेंटिंग भी जो होती है ना वो बहुत कंट्रोलिंग होती है। इवन मैं भी आज तक अपने पापा को हग नहीं कर पाते, हग नहीं कर पाते, मतलब एक एक्सप्रेस नहीं डिस्टेंस कर रहती पाते। ही है कि यार ये पापा है। हाँ, ये पापा है। और लाइक पर हमारे पापा ने ना हमको बिल्कुल ऐसे रखा है बचपन से लेकर अब तक कि पापा से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मम्मी पापा में से कौन ज़्यादा पसंद है, हालांकि दोनों ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में त्याग किया है हम लोगों के लिए। बहुत माई फेवरेट इज़ माई पापा। एंड आपकी मम्मी डांटने वाली हैं इसके बाद आपको, आई एम श्योर अबाउट इट। नहीं, मम्मी डांटेंगी नहीं, बट मतलब लोग कहते हैं मुझे कि मैं अपनी मम्मी की फोटोकॉपी हूँ। लाइक मैं अपनी मम्मी की जैसे दिखती हूँ, मैं अपने मम्मी के सारे टैलेंट्स हैं मेरे अंदर। एंड
जो भी मेरी मम्मी की क्वालिटीज़ थी वो मेरे अंदर है। बट पर्सनली मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और जब तक मेरा स्कूलिंग टाइम था, कॉलेज टाइम था, तब तक मेरी मम्मी से ओवर अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा। आई फाइट्स अ लॉट फॉर माई मदर। किसी से भी कुछ भी करना हो, चाहे आइदर इन द फैमिली चाहे बाहर, मम्मी के लिए मैं एकदम लड़ जाती थी। लेकिन पता है अक्सर क्या होता है, अलग ही होता है। अक्सर पता है क्या होता है कि मदर ना एक्सप्रेस करती है बचपन से लेकर यंग होने तक। मदर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड यू कि वो आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन पापा के ना एक्शंस में होता है प्यार, पापा का ना दिख नहीं पाता। मुझे एक्चुअल में पापा की इम्पोर्टेंस और पापा की सिचुएशन तब समझ में आई जब मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्टेड वर्किंग कि यार ऑफिशियल कितनी सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। एंड घर पे आने के बाद अगर पापा को कोई कुछ बोल रहा है तो दैट इज रियली, मतलब वो कैसे हैंडल करते हैं। एंड लिटरली मतलब पापा पापा होते हैं, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। एंड जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, अर्न करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पापा ने किया है अपनी होल लाइफ, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया या जो भी उन्होंने मेहनत की है, इतना आसान नहीं है यार। और वो एक पापा ही कर सकते हैं, नहीं हो सकता किसी के लिए भी। लिटरली मेरा अटैचमेंट जो अपने पापा से बढ़ा है वो अपनी जॉब करने के बाद। फैमिली आपकी यूपी से? फैमिली प्रॉपर मेरी यूपी से है। पहला प्यार क्या है, गुजरात या यूपी? अगर आप पूछेंगे फर्स्ट लव, यूपी से मुझे प्यार तो नहीं है, क्योंकि यूपी की जो वो माइंडसेट है ना, जो मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनबिल्ट है। यूपी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा खाना है, कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन माइंडसेट में कहीं ना कहीं यूपी बहुत पीछे रहा है। और गुजरात की अगर आप बात करेंगे, गुजरात में बचपन निकला है एंड मतलब बिल्कुल छोटी थी मैं। आपने बेसिक डिफरेंस क्या फील किया यूपी और गुजरात में? बेसिक डिफरेंस जो होता है बच्चा देखता है, गुजरात इज वेरी सेफ, लाइक एक अलग भाईचारा है। बट राइट नाउ यूपी इज आल्सो, योगी सरकार है यार, योगी सरकार ने आके तो पूरा तख्ता पलट कर दिया यूपी का। और राइट नाउ अगर आप पूछें कि एक एरिया हुआ करता था, अगर आप 5-6 साल की बात करें, नोएडा, वहां पर भी आने से निकलने के लिए लोग सोचते थे कि नहीं ये रात हो रही है, इस समय पे नहीं आना जाना। मैं आपको उस जगह का नाम बता देता हूँ। जब हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो एक एरिया है जहाँ पे 2 किलोमीटर की रेडियस में कोई रात के 8 बजे के बाद आदमी भी नहीं जाता है। बिल्कुल जाता था लगभग 5 से 6 साल पहले की बात। एग्रीड कंप्लीटली। सो उसके बाद गवर्नमेंट का भी काफी रोल रहता है किसी भी एरिया या स्टेट को डेवलप करने में, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये चीज ना मैं लिटरली कहना चाहूंगी कि जब से योगी का गवर्नमेंट आया है, योगी जी का गवर्नमेंट आया है, लिटरली मतलब काया ही पलट गई है यूपी की। अगर आप वुमेन सेफ्टी की बात करें, इट्स ऑन पीक एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, है ना। जो हमें ज़रूरत थी यूपी में वो हमें चीज़ मिली है। एंड अब हम जो ट्रैवल करते हैं, मैं अकेले बहुत बार ट्रैवल करती हूँ अपनी ही गाड़ी से, कभी भी मेरे माइंड में कोई ऐसा डर नहीं है अभी। और जिस जगह का आपने नाम लिया, नोएडा मेरा ऑफिस है, तो हम लोग कई बार लेट नाइट भी आए हैं, गए हैं। आई थिंक ऑन एवरी सर्कल आई गेट पुलिसमैन वहाँ पे होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी एंड इट्स इन नोएडा, और मतलब थोड़ी डिस्टेंस पर मुझे एक चौकी नज़र आ रही थी। मुझे वो जगह का नाम भी याद है, जगह एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा है। एनपीएक्स मॉल यमुना एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है, 0 पॉइंट के पास। यस। तो वहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मेरी गाड़ी का गियर लॉक ओपन नहीं हो रहा था एंड लिटरली मैं नियर बाय, मुझे थोड़ा डिस्टेंस पर ही, और रात का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 बजे का टाइम था। तो मैं अकेली थी, अब गियर लॉक मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटे तक ट्राई किया, नहीं ओपन हुआ। नियर बाय पुलिस चौकी थी, मैं वॉक करके गई। मैंने उनको बोला कि सर मेरी जो गाड़ी है उसका गियर बॉक्स मतलब खुल नहीं रहा, लॉक नहीं खुल रहा है। उन्होंने बोला अब तक तो सारे मैकेनिक चले गए होंगे, बट उनमें से जो एक पर्सन था वो मेरे साथ खड़ा रहा। एक पर्सन अपनी गाड़ी लेकर उस मैकेनिक को लेकर आया और उसने मेरी गाड़ी, उन्होंने मेरी गाड़ी को ठीक कराया। अब पसंद है यूपी? हाँ। घर कहाँ है आपका, यूपी या फिर आप कोटा रहते हैं? अभी मेरा घर नोएडा ही है। नोएडा ही आप? तो यस, आई एम इन यूपी राइट नाउ। विद पेरेंट्स? नहीं, नॉट राइट नाउ विद माय पेरेंट्स, बिकॉज फादर वर्किंग है ना, तो फादर, मदर आपकी फादर की? हाँ, कोटा राजस्थान। ठीक है। सो अभी वो कोटा में है? कोटा में है। आपने एक शुरुआत में अपने एक जिक्र किया कि यूपी के माइंडसेट, हाँ, यूपी की एक थिंकिंग, शायद हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने बचपन में अनुभव करते हैं जिससे हमको भी फील होता है कि ये जगह हमारे लिए सही है या नहीं है। पहली जगह होती है हमारा परिवार। अपने परिवार को कैसे डिफाइन करेंगी? क्या कुछ भी
ऐसा था जिसने आपको टोटली आपके माइंडसेट को ऐसा चेंज किया कि यार यूपी नहीं रहना, या ये सही नहीं है, या आप उस माइंडसेट में कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया आपने? हाँ, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो सवाल आता ना यूपी आप पसंद है नहीं पसंद है, अभी पसंद है, और जो ना पसंद था उसका रीजन माइंडसेट ही था। सो बचपन में छोटे होते हमें रियलाइज नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करने लगते हैं, व्हाट आई फेस्ड इन माय ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली, मेरे जो दादाजी दादी जी जहाँ हम रहते थे, सो मैं सेकंड डॉटर हूँ। ओके, तो मेरी जो सिस्टर है, हम 4 भाई बहन हैं। ठीक है। यस, तो मेरी जो सिस्टर है बड़ी, वो हमारे पूरे फैमिली की सबसे पहली, कहते हैं ना, पोती है ना, तो पहली चाइल्ड थी, तो बहुत लाडली, बहुत प्यारी, सभी की लाडली, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की। बट सेकंड सबने एक्सपेक्ट किया था लड़का, सो मैं हो गई। और उसके बाद जो मैंने फेस किया वो ये, एंड दैट इज अ रियल इंसिडेंट, दैट उस समय पे फोन तो होते नहीं थे, एंड पापा की पोस्टिंग गुजरात थी। व्हेन माय दादी गेट टू नो अबाउट दिस कि लड़की हुई है, वो रिटर्न हो गई थी। मेरी मदर को बहुत ज़रूरत थी उस समय, बट दे रिटर्न, एंड मेरी नानी आई थी। और मेरी नानी ने मेरा जो बचपन में एक रिक्वायर्ड होता ना एक मदर को, क्योंकि उस समय पे हॉस्पिटल्स में नहीं होती थी चीज़ें, ना इतना डिपार्टमेंट था और ना इतनी सैलरी हुआ करती थी कि बंदा घर पे नर्स रखे। मेरी नानी ने हम चारों भाई बहनों का बचपन जो होता है ना, वो टाइम निकाला है, बहुत हम लोगों के लिए किया है। सो पर्सनली आई टू अटैच विद माई नानी। और डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी था फैमिली में? डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी था। लाइक मेरी मदर को मेरी जो ताई जी थी, उनका लड़का था, उसको टच करना अलाउ नहीं था, क्योंकि मेरे मदर के तब तक लड़का नहीं था, लेकिन 2 लड़कियां थी ना। रीजन कि उनके बेटा नहीं है तो किसी और के बेटे को टच भी नहीं कर सकती हैं। तो इतना बेकार माइंडसेट लड़कों को लेकर, लड़कियों को लेकर जो डिफरेंशिएशन मैंने बचपन में फेस किया, लाइक मैं ये तो नहीं कही कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, गलत ही है। अगर मेरे अंदर भी एक्सेप्टेंस बन गया, हाँ, घर में अगर दूध है तो वो लड़के को दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई अच्छा फ्रूट है तो वो लड़के को दिया जाएगा, जो सड़ा गला फ्रूट है वो लड़की को दे दिया गया। मतलब विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने कंटिन्यूअसली किया। इवन मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही हो गया था कि नहीं, लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली में ये बहुत ज्यादा था। जो मेरा गांव है एग्जैक्टली हाथरस में, सासनी, वहां पे मैंने ये सब फेस किया। एंड जो मेरे दादाजी का और दादी का माइंडसेट था कि वंश का आगे नाम जो करता है वो लड़का ही करता है, और अगर आपके लड़का नहीं है, सो इन दैट केस तो आप कुछ भी नहीं है। इवन मेरे मदर को तो वार्निंग भी मिला था, हाँ, मेरे मदर को तो वार्निंग भी मिला था कि अगर लड़कियां नहीं होता है तो हम इसकी दूसरी शादी कराएंगे, मेरे पापा की। ओके, यस, कि बेटा नहीं हुआ फॉर दैट रीजन। तो सो उन्होंने उनको बोला था कि आपकी, मतलब हम इसकी दूसरी शादी कराएंगे, मतलब आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर आप एक बेटे को जन्म नहीं दे सकती हो। सो कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दे आर हैविंग। आपकी मदर का उस पे क्या रिएक्शन था? माय मदर लाइक क्या कर सकते थे, शी इज हैविंग नो ऑप्शन ना, क्योंकि शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो भी जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, मेरे नानी नाना जी की फैमिली बहुत अच्छी थी, बट स्टिल वो उस समय का टाइम में कहते हैं यूपी माइंडसेट कि एक बेटी की जो डोली उठती है वो उसके पीहर से उठती है और ससुराल जाती है, और उसकी अर्थी उसके ससुराल से जाती है। बिल्कुल। सो मेरी मदर के पास शी इज हैविंग नो ऑप्शन ना, सो व्हाट शी कैन डू। इस चीज से मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। एक आपने चीज का जिक्र किया कि माय मदर वाज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कितना ज़रूरी है लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना? एंड क्या इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये होता है कि दे कैन डू एनीथिंग? क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पे जो आज के टाइम में हो रहा है, आप उसको भी कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा ना कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ गर्ल कैन एवर हैव। उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है ना, चाहे वो किसी की बहन है, चाहे वो किसी की वाइफ है, चाहे वो किसी की भी बेटी है, उसके फादर क्या है, ब्रदर क्या है, हस्बैंड क्या है, पार्टनर क्या है, डजंट मैटर। वो अपना पैसा कमाकर अपनी ज़िंदगी चला सकती है क्या? आपने बोला एनीथिंग, बट एटलीस्ट उसको सही गलत की पहचान तो होनी चाहिए। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मेरी फैमिली में मेरी किसी भी रिलेटिव के साथ, जो मेरी मासी, मामी या नानी लगती हैं, उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ, उन्होंने बोला निभाना पड़ता है, राइट? तो ये बहुत ना अच्छा सा सवाल है। लाइक लोग इसको फेमिनिज्म से जोड़ देते हैं, लेकिन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि कितना गलत फीमेल्स के साथ हुआ है। उसका कोई पैरामीटर ही नहीं है।
आप उसे मेजर कर ही नहीं सकते। अगर फेमिनिज्म का मैं एग्जांपल सेट करना हो तो डॉली शर्मा को करेंगे ना। हम There are किसी भी lots of people. एक्ट्रेस को या फिर किसी भी ऐसे लोग को तो नहीं कर सकते ना, कि मतलब जो वल्गैरिटी शो कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली नहीं कर सकते। एंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर। थैंक यू फॉर दिस, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि मेरे जो माइंडसेट था ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये मेरे माइंड में ना बहुत ज्यादा बैठा हुआ था। क्यों? मैंने बचपन से ना एक चीज फेस की है, लाइक अपने घर में सुनती थी मैं कि जो भी कुछ करना है शादी से पहले माँ बाप के हिसाब से करो, और शादी की बात करना है तो पति के हिसाब से करो, हस्बैंड के साथ करो। लड़की का पीहर जो है वो पराया घर है, और लड़की का जो ससुराल है वो उसके पति का घर है। उसका घर कहाँ है? सो ये तो मेरा सपना था कि मेरा खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो। नोएडा में आपका घर है? यस, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है? यस। सो ये मेरा सपना था, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरे साथ कई लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि वो जानते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते खुल के। द ओनली रीजन। फैमिली में आज कैसी इक्वेशन है आपकी? फैमिली में इक्वेशंस जैसे सबकी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, क्योंकि आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई डिसीजंस। क्या उन लोग का ये परसेप्शन चेंज हुआ कि लड़की कर सकती है? उनका परसेप्शन कंप्लीटली चेंज लड़की नहीं कर है। जाएगी। हाँ, बिकॉज व्हेन आई डिस्कस देम अबाउट कि मैं घर लेना चाहती हूँ, दे सेड कि आफ्टर मैरिज जॉइंट में ले लेना ना। ओके, मतलब आज भी चीजें mindset चेंज नहीं हुई हैं। नहीं हुई हैं, एंड दे आर स्टिल समवेयर स्टक्ड इन द थिंग्स कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जो समाज, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये जो बना हुआ है ना, उस वजह से कितने पेरेंट्स चाहकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश में एक बात कही जाती है इस चीज के लिए कि चाहकर भी इंसान का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं किए जा सकते। एंड अगर उनके रूट्स में वो चीज़ है तो शायद इंसान चला जाए लेकिन वो चीज़ तब भी ना जाए, ये अक्सर बोला जाता है। हाँ, आपकी इस बात से मुझे क्लिक होता है कि डोमिनेंसी जो है, मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। आज भी है? आज भी है, आज भी है। उनको लगता है आपके जैसे सेक्टर में? मेरे सेक्टर में जैसे कभी आपको ऑफिसेज में ये मेल डोमिनेंसी का नहीं, मेरे ऑफिस में तो मुझे नहीं फील हुआ। टचवुड, मैंने जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, बिकॉज मैं जिस फील्ड में भी हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सीनियर विंग में, यानी कि 11th-12th में जेई और नीट के लिए सीनियर फैकल्टी को प्रेफर नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम लाइक वो मेल फैकल्टी को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी काम करती हूँ और जहाँ से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, मैंने सीनियर विंग में ही स्टार्ट किया था, एंड आई एम थैंकफुल टू बोथ द इंस्टीट्यूट्स लिटरली, बिकॉज दे गिव अस प्लेटफॉर्म एंड वी प्रूव देम राइट। कितनी जगह काम कर चुके हैं आप? आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम an institute, renowned institute from Jaipur, and right now I'm in physics वाला, everyone knows about it. फेल होने से डरते हो? फेल होने से डरती तो नहीं हूँ, बट हाँ, फेल ना हो उसके लिए मैं आगे तक की प्लानिंग करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। फेलियर्स मैंने बहुत फेस किए लाइफ में। एग्जैक्टली मैं उसी का जिक्र करने वाला था अभी। हाँ। अब 12th बोर्ड्स में भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। एट दैट टाइम आप प्लान कर रहे थे कि मैं नीट या जेई, जो कि हर बच्चा साइंस स्ट्रीम लेने के बाद उधर ही मूव करता है, आइदर नीट और जेई। सो आपका 12th भी अच्छा नहीं था, शायद पेरेंट्स की उस टाइम पे कंडीशन भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई आपने नीट की प्रिपरेशन अपनी नहीं करी। आपकी सिस्टर कर चुकी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनकी एजुकेशन में जो खर्चा आया था काफ़ी ज़्यादा था, जो कि नीट और जेई की तैयारी में अक्सर आज भी उतना तो नहीं आता, लेकिन आज भी आता है। 12th में आप फेल हुए, आप बीएससी में भी नहीं फेल नहीं, इन द सेंस आपके 12th में एज मच एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। सो आई एम वन ऑफ दैट चाइल्ड ऑफ माई होम जो कि घर का सारा काम करती थी। ऑलराउंडर। यस, ऑलराउंडर। एंड आई लव टू डांस, आई लव स्पोर्ट्स। मुझे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद थी। ठीक है। बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, एनी आउटडोर गेम्स, एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट। भाई मैम भी खेलती थी, आप प्लीज देखो इनको, मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ और भी इनके काफी शौक हैं, आप एक्सप्लोर करोगे पता चलेगा। आई वांट टू गो इन दैट, Okay. बट मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था। दे वांट कि करियर तो एजुकेशन लाइन में ही अच्छा है,
तो फॉर अ फीमेल अगेन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो पता है दुनिया को सानिया मिर्जा बहुत अच्छी लग रही है। दुनिया में जब कोई गीता फोगाट जीत रही है ना, सबको अच्छी लग रही है। तो जीती हुई तो सबको अच्छी लग रही है। गीता फोगाट नहीं बनाना। यस, लेकिन जब वो टाइम होता है ना कि आपको अपनी बेटी को आगे करना होता है, सो लोग स्टक्ड होते हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। सो मेरी वो जो जर्नी है ना कि मेरा 12th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स था यार, मुझे ना क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। आई वॉज क्लियर कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद और मुझे वो करने नहीं दिया जा रहा, और मैं उसमें इतना स्टक्ड थी कि मैंने इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि 12th के एग्जाम्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने एक चीज ऐड की कि मेरे सिस्टर ने कोचिंग, यस, मेरे फादर ने आउट ऑफ हिज लिमिट जाकर मेरी सिस्टर को कोचिंग कराया उस समय पे, क्योंकि हम जहाँ पढ़ते थे काफी फेमस इंस्टीट्यूट में करवाया। उनका जो पूरा खर्चा था ना वो मेरे सामने था। लाइक मेरे पापा का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझता था उस समय, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लिया था। ठीक है। एंड ये चीज मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते कि मैंने उनको उस समय पे कितना समझा है। एंड उस समय पर जब मेरे 12th के मार्क्स आए थे तो फर्स्ट टाइम मुझे ये फील हुआ था कि यार मुझे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना था। एक्सपेक्टेड नहीं थे। और जो कंपैरिजन फिर मैंने अपनी फैमिली में फेस किया, बिकॉज वन ऑफ माय कजन जस्ट आफ्टर दैट, हम लोग सेम स्टैंडर्ड में थे, वो कोचिंग करने आया था। तो मैंने देखा अपनी ही फैमिली आपको कंपेयर करने लग रही है। अपनी ही फैमिली आपको जब ये सोच रही है कि इसको तो कोचिंग इसलिए नहीं कराई क्योंकि इसके मार्क्स नहीं थे। बट ये सच मैं आज सबको बताना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, सो दैट इज नॉट द ट्रू रीजन कि मेरे मार्क्स नहीं आए थे, दैट्स वाई मुझे कोचिंग नहीं कराई थी। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि योर मार्क्स नेवर डिसाइड योर डेस्टिनी, योर मार्क्स नेवर डिसाइड योर करियर, योर मार्क्स नेवर डिसाइड कि आपका करियर कैसा होगा या बट मार्क्स के चक्कर में काफी मिसफॉर्च्यून्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन वो माइंडसेट था ना, आई फेस्ड इट। सो मैंने जो कोचिंग नहीं किया था उसका सही रीजन ये है कि मैंने अपने पापा का सैलरी और मैंने अपनी सिस्टर का जो खर्चा वो कंपेयर किया था। एंड जो माइंडसेट मेरे पेरेंट्स के रूट्स में था वो मेरे अंदर भी आ गया था कि मेरे जस्ट आफ्टर दैट मेरा भाई है और उसको पढ़ाना तो बहुत जरूरी है, मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। उसको तो घर चलाना है, हमारी जिम्मेदारियां उठानी है, हमें रिश्ते निभाने हैं, उसको तो भात देना है, उसको हमारी शादी करानी है। सोचो एक 12th क्लास की लड़की अगर ये सोच रही है, मतलब क्या उन्होंने फील किया, क्या फेस किया। एग्जैक्टली ये चीज मैंने 11th 12th तक आपके भी रूट्स में समवेयर इनहेरिट हुई, हो गई, जानते हुए भी कि ये गलत है फिर भी इनहेरिट हुई। इट मींस आपका सराउंडिंग सच में काफी, गलत तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ काफी अनकंफर्टेबल जरूर था। अनकंफर्टेबल तब हमें रियलाइज नहीं था, और मुझे समय के बाद रियलाइज हुआ कि यार मैं कितने गलत माइंडसेट में जी रही थी कि लड़कों का पढ़ना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और दैट्स वाई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया कि पापा कैसे करेंगे, लिटरली। बट नो वन नोज द ट्रूथ। इवन माय पेरेंट्स जब वो रिश्तेदारों से मिलते थे, दे लिटरली सेड, क्योंकि एक कंपैरिजन रिलेटिव्स भी करते हैं कि आपने भाई अपनी बड़ी बेटी को कोचिंग कराई। क्रेज काफी था ना, बीटेक का बहुत ज्यादा क्रेज था। एवरीवन इज डूइंग बीटेक, राइट? एवरीवन इज डूइंग कोचिंग, कोचिंग, और आई एम द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। तो मैंने अपनी पूरी क्लास से कनेक्शन खत्म कर दिया। एंड मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मतलब क्या, कौन क्या सोचेगा, लड़कियां क्या बात करेंगे, लड़के क्या बात सोचेंगे कि शी इज द हेड गर्ल, एंड कुछ नहीं हुआ। इवन मेरे पेरेंट्स भी आज भी अगर कोई उनसे बोलता है, क्योंकि मेरे तीनों भाई बहनों ने कोचिंग की है, मेरे पेरेंट्स ने कोचिंग कराई है, और जब कोई उनसे पूछता है कि, तो दे सेड इसके नंबर नहीं आए थे, which is not the truth. Okay. It's not about the number. कैसा फील होता है पर्सनली? बहुत बुरा फील होता है when in your own family people are having that kind of misunderstandings or mindsets about you, because literally आज के समय में भी दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं वही चीज मेंशन करने वाला था कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा तो डॉली शर्मा के नाम से उसको होकर गुजरना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली इस चीज़ को मेंशन करूंगा, जिन्होंने खुद शायद नीट की तैयारी नहीं कर पाई। समवेयर मैं इस चीज़ को मानता हूँ, एक चीज़ होती है, गॉड्स प्लान में बिलीव करते हैं आप? बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप सोचो ना कि एक लड़की जो बचपन से इस माइंडसेट के साथ पली हुई है और उसके बाद उसका कंपैरिजन होता है आइदर विद उसके कॉम्प्लेक्स के साथ कि भाई सुंदर नहीं है, राइट, ये थोड़ा सा सांवली है, इसके लिए लड़का कैसे मिलेगा। I am facing all the things in my childhood time, right? And your comparison. जो किसी के लिए भी नाइटमेयर होगा। Exactly, वो किसी के लिए भी नाइटमेयर है। So
बहुत ज़्यादा मेरा भी माइंडसेट ऐसा बन गया था। मेरे पेरेंट्स तो ये भी घर पे बात करते थे, रिलेटिव्स, कि शी इज़ नॉट डूइंग दैट मच, तो इसकी शादी पहले कर देंगे। तो मेरे को खुद को भी पता था कि अगर एमएससी में मैंने अब कुछ नहीं किया सो मेरी शादी है नेक्स्ट। एक किस्सा ये भी था ना, एमएससी में आप फिजिक्स करना चाहते थे बट केमिस्ट्री पे कैसे स्विच किया? दैट इज द गॉड्स प्लान, राइट? सो आप सोच के देखिए, आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। आई थिंक आपको केमिस्ट्री नहीं आती थी। हाँ, नहीं आती थी, एंड आई डोंट लाइक। और मेरा बीएससी का जो एग्रीगेट था, बट आई लव फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स से मास्टर्स करना चाहती थी कि अब जो हो गया सो हो गया, बीटेक नहीं हुआ, लेकिन मुझे फिजिक्स से मतलब एमएससी करना है। आई डिसाइडेड, एंड पता है क्या हुआ कि उस टाइम पे मैंने जब ये डिसाइड किया तो मैंने फॉर्म डाला जहां से मैं करना चाहती थी। पढ़ाई कहाँ से करी है आपने? मेरा कोटा से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ठीक है। सो मैंने अपना जो फॉर्म डाला मैंने फिलअप किया। मेरा जो एग्रीगेट था उसके अकॉर्डिंग मुझे एडमिशन नहीं मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग चल रहा था, एंड मिडिल क्लास माइंडसेट, मैंने सेम यूनिवर्सिटी में मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन ले लो, और जब आपका नंबर फिजिक्स में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, तो एटलीस्ट आपका फी ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन इसलिए अच्छा, केमिस्ट्री ज्वाइन कर लो, देन आफ्टर दैट अगर फिजिक्स में होता है तो फिर वहां शिफ्ट कर लेना, ट्रांसफर हो जाएगा, सेम यूनिवर्सिटी है ना, सो आपका फी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो केमिस्ट्री करना। हाँ, ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया। मैं एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाती थी अपना नाम चेक करने, और एचओडी सर से कहती थी कि सर मेरा नाम आया क्या? तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा आएगा तो तुम्हें कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मेरा नाम नहीं आया। फिर एक दिन मैं घर पे बैठी थी, मेरे पास कॉल आया कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में एडमिशन ले लिया क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने एडमिशन ले लिया। तो उन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया, एंड आफ्टर 10 और 15 डेज आई गेट टू नो कि मेरा नाम आया था, और मैंने क्योंकि उनको रिवर्ट नहीं किया तो कॉल था, मतलब मिस्ड हो गया, और वो मेरे बाद वाले बच्चों को एडमिशन्स मिल गया। दैट डे आई क्राइड। मैंने कहा क्या हो गया यार, मतलब जो चीज़ के लिए मैं 2-3 महीने से फाइट मार रही हूँ, जो चीज़ मैंने सोची हुई थी 3 साल से कि मैं मास्टर्स एमएससी में ही करूँगी, वो तो मेरे हाथ से निकल गई। आपके बाद वाले बच्चों को मिल गया, मतलब मेरे से जिनके कम मार्क्स थे, क्योंकि होता है ना कि आप जब एडमिशन नहीं लेते हो, आपका काउंसलिंग में नाम आ गया, तो आपके नीचे वाले स्टूडेंट्स का नाम आता है जिनके आपसे कम मार्क्स थे। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म होने की जरूरत है, करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरत है, लाइक स्पेशली इन मेडिकल में तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं अभी भी जहाँ रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि टैलेंट की ही ज़रूरत है। आप सोचिए ना कि सीए का जो एग्जाम होता है, नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग डॉक्टर्स। हाउ वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद द मार्क्स? डेफिनेटली जो बच्चा मार्क्स ज्यादा ला रहा है वो ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो नीट में क्या चाहिए, एक डॉक्टर में क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्डवर्क। और वो जिसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे कैटेगरी नहीं आनी चाहिए ना, वहाँ पे ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का फ्यूचर है। रिफॉर्म होने की जरूरत है। बिल्कुल, रिफॉर्म होने की जरूरत है। खत्म या रिफॉर्म? मुझसे पूछोगे तो खत्म। ओके, यस, क्योंकि दे आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि ये चीज रिजर्वेशन क्यों लाया गया था? इक्वालिटी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ पीपल आर गेट टू मच अवेयर अबाउट दिस। लेकिन इनका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनको सच में जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, कह सकते हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि अगर आपको यूनाइट करना है तो रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। मैं भी सेम चीज बोलने वाला था, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो रिजर्वेशन को हटाना होगा, क्योंकि सीढ़ियां जब बराबर पे खड़े होंगे तभी कंपैरिजन हो सकता है। यस, आप ये सोचिए ना कि आप किस चीज के लिए कंपेयर कर रहे हैं। दिस नॉट अबाउट थिस कि वो एक काम है जो करना है, भाई फ्यूचर है हमारे देश का, हमें जितना ज्यादा टैलेंट नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली रीजन कि लोग फिर बाहर चले जा रहे हैं। आप अपने देश में रहकर माइग्रेट काफी लोग करते हैं, बहुत लोग माइग्रेट करते हैं। इवन अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने गवर्नमेंट में कभी ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि ड्यूरिंग 10th एंड 11th क्लास ये मुझे भी पता चल गया था कि कैटेगरी नाम की कोई चीज़ है, रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ है। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि मैं अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो आई चूज़ द प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट है, आपके टैलेंट का, आपके काम का, एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। मैं भी इस चीज़ पे आपका मतलब मानता हूँ कि रिजर्वेशन में रिफॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत है, एंड जहाँ पे क्वालिटीज़ नहीं है
जिस जगह पे भी इक्वलिटीज़ नहीं है या फिर जिन लोगों को सही तरह से चीज़ों के बारे में नहीं पता, वह गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि आज अवेयर कराना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज हम 2025 में हैं। 2025 अगर में। अब तक गवर्नमेंट ये लोगों को रियलाइज़ नहीं करा पाई है कि वास्तव में इक्वलिटी क्या होता है, तो आई थिंक ये उनका फेलियर होगा। आपने देखा भी होगा ना, वो जो चीज़ है ना, वो डायलॉग एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप काबिल होकर आपकी काबिलियत पे कोई शक करे, आपकी काबिलियत की इज्जत ना हो ना, तो बंदा अंदर ही अंदर ना बहुत सफर करता है। मिर्जापुर फैन हो आप? कह सकते हैं, देखा हुआ है मैंने मिर्जापुर। Okay. तो सभी लोग फैन है उसके, तो मुझे Exactly. पसंद है, देखी हुई है मैंने। योर फेवरेट कैरेक्टर? मुन्ना भैया। ऑब्वियसली। ठीक है, मैं एक काफ़ी सीरियस टॉपिक पे अपना आने वाला हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। 25 लाख लोगों ने पेपर दिए थे इस बार भी। जेई के बच्चे भी तैयारी करते हैं, 10-15 लाख बच्चे वो भी पेपर देते हैं। कोटा एक शहर है जिसे शिक्षा की काशी भी बोला जाता है। कोटा में काफ़ी मिस हैपनिंग्स हुई हैं पिछले कुछ समय में, स्पेशली जो लास्ट ईयर था 2024, उसमें काफ़ी ज़्यादा इस साल भी हुई हैं। आप उस पर किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? किसका सबसे बड़ा कारण है कि इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? आई थिंक हम किसी सिटी को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नॉट सिटी, है ना, बट इट वाज हाइलाइटेड एवरी टाइम ना कि कोटा में ऐसा हुआ, राइट। लाइक पता है, कोटा में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका माइंडसेट तो ऐसा नहीं रहा होगा ना कि कुछ ऐसा हो। ठीक है, उनका इंटेंशन बड़ा प्योर था कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, उसको शिक्षा नगरी कहा जाता है। लेकिन वो जो एज होती है ना बच्चे की, 10th से 11th का ट्रांजिशन या 12th के बाद वाला ट्रांजिशन, बच्चे में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बच्चा एक अलग माइंडसेट के साथ आता है, अलग शहर में आता है, माता पिता से अलग आता है, उसको वहां पे नई नई दोस्ती होती है, एक अलग फ्रीडम मिलती है। एंड जब आप फ्रीडम में होते हो ना, तो आपके पास हमेशा ना चॉइस होती है कि आप क्या चुनते हो। सो सुसाइड का रीजन इज नॉट एवरी टाइम सिलेक्शन न होना या होना नहीं है। सुसाइड का ऑप्शन, यस, सुसाइड बच्चा कब करता है? जब उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार ये चीज गलत कर दी मैंने। बच्चा सेल्फ गिल्ट में होता है, वो गलत कनेक्शंस बना लेता है या वो गलत चीज से अटैच हो जाता है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज लाइक पेरेंट्स का जो सपोर्ट चाहिए होता है, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर। पेरेंट्स पे सोसाइटी का प्रेशर और पेरेंट्स उस प्रेशर को बच्चे पे डाल देते हैं, राइट। लाइक उसके खानदान में कोई डॉक्टर है पहले से, उसका प्रेशर, देख तेरे चाचा का लड़का, देख तेरे मामा का लड़का, तेरा कजन डॉक्टर है, तुझे भी बनना है, या वो भी डॉक्टर्स अगर हैं तो उस पर प्रेशर है। क्यों? अगर वो बनना चाहता है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, अगर वो नहीं बनना चाहता देन इट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। अब जानो आपका बच्चा चाहता क्या है। और जब एक बच्चा कोचिंग कर रहा होता है ना, सो उसको एवरीडे ना चैलेंजेस मिलते हैं और वो चैलेंजेस आपसे शेयर नहीं कर पाता क्योंकि आपके पास एक एक्सपेक्टेशन होती है, नंबर आने चाहिए, क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज पे मार्क करना है। वो हैंडल कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है। बच्चा बताता है, उसके नंबर कम आते हैं, कंटिन्यूस पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, हम तुम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे होगा। इस चीज में बच्चा उस चीज को अपनी जिंदगी मान लेता है। सभी बच्चे सुनते हैं जो तैयारी करते हैं। यस, आपने भी सुना होगा। डेफिनेटली। लाइक पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। मैं सभी पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ, आपका बच्चा, सबको पता है कि आपके लिए कितना प्यारा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपका बच्चा किस चीज़ की तैयारी करता है, उसको आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़रूरत होती है। वो ऑलरेडी अपने आप पे इतना सेल्फ डाउट करता है और आप क्या बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये कहना है जिनके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसको सजेशन दीजिए, डेफिनेटली आप उसको गाइडेंस दीजिए, लेकिन डोंट प्रेशराइज देम, एटलीस्ट अंडरस्टैंड देम एंड गिव अ मॉरल सपोर्ट। क्योंकि आपका really good message. yes, एक आपका हाथ रखा हुआ उसके कंधे पे कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, तेरा हुआ नहीं हुआ तो उसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसकी जिंदगी आपके लिए बहुत कीमती है और वो इस एग्जाम को अपनी जिंदगी मान। क्या मेडिकल सीट्स बढ़नी चाहिए? मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं और डेफिनेटली और बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और क्या नीट में लिमिट्स लगानी चाहिए एग्जाम में? एग्जाम में लिमिट्स किस चीज की? अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज। लाइक पहले 25 इयर्स थी। आई थिंक इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज पता है एक डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए?
अगर Patience. कोई अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स ले भी रहा है ना, तो उसके अंदर ना वो जिद है कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने एक 12th फेल होने वाले बच्चे को भी डॉक्टर बनते देखा है। तो योर मार्क्स नेवर डिसाइड कि आप डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं। डॉक्टर बनने के It's लिए based on your mindset. यस 3 चीज चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट: हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। आपने अभी, मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा था, एक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी था, और न्यूरो सर्जन ने कंटिन्यूसली 24 घंटे से ज्यादा समय तक कंटिन्यूसली उसने की। अब आप For that सोचिए, surgery, हाँ मैंने भी कैन यू पढ़ा था। इमेजिन दैट, Dedication. कितना ज्यादा डेडिकेशन उसके लिए चाहिए होगा, कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्डवर्क उन्होंने किया है। 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि लिमिट ना करो, बच्चे कर रहे हैं, कर वही रहा है जो करना चाहिए। लेकिन वो लिमिट्स समवेयर डिप्रेशन भी मतलब अगर लिमिट्स ना हो ना, समवेयर डिप्रेशन को भी लीड करता है। डिप्रेशन तो तब आता है ना जब आप कोई चीज नहीं करना चाहते और करना पड़ रहा है। डिप्रेशन तो तब आना चाहिए ना। लेकिन अगर काफी आप होता है। पर अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, विलिंगनेस से करना चाहते हैं, फिर क्यों डिप्रेशन है? नहीं, समवेयर जैसे बच्चा नहीं करना चाह रहा, मुझे नहीं करना, बट पेरेंट्स का प्रेशर होगा, नहीं एक अटेम्प्ट और देखो, एक अटेम्प्ट और दे लो, शायद तुम्हारा इस बार हो जाए, शायद इस बार। उनकी एक पॉजिटिव वे में काफी अच्छी फीलिंग्स है, बट समवेयर वो ये चीज फील नहीं कर पा रहे कि उनका बच्चा किन किन चीजों से होके निकल रहा है। लाइक दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पता है, बच्चा नहीं चाहता तो बच्चा अगर 11th क्लास में भी नहीं चाहता ना, तो मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है, मत कराइए उसे कोचिंग। Exactly, बच्चा अगर same नहीं चीज़ मैं चाहता कहना है चाह रहा था। तो चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे ड्रॉपर ईयर हो, चाहे उसका कितना भी अटेम्प्ट हो, मैं मत आपको एक चीज करवाइए। बता रहा हूँ। वो कल को डॉक्टर बन भी गया ना, वो कुछ नहीं रह पाएगा। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, एक बच्चा था, उसको एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ। देन हाँ, एम्स हाँ, I गोरखपुर अलॉट होने के बाद Yes. ही कमिटेड सुसाइड। आप सोचिए उसके ना, साथ हुई। मतलब एंड उसने जो अपना नोट छोड़ा था उसमें ये चीज़ लिखा था कि पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, आपकी जिद की वजह से मुझे करना पड़ा, शायद अगले जन्म में मैं कुछ और बन के निकलूंगा। So that is the humble request to all the parents that please don't pressurize your dreams on them. वो नहीं बनना चाहता, don't pressurize. वो आपके लिए भी क्या important था? आपका बच्चा और उसकी खुशी। तो ये मैं सभी बच्चों से भी बोलना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा Fail हो कम्युनिकेट ही जाएगा नहीं ना। कर पाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने डिसीजन लिया, उससे पहले वो बोल देता ना कि पापा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और हो सकता है पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर। लेकिन पैरेलली, मतलब आप सोचिए एक बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया, तो उसने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लिया था, तो डोंट प्रेशराइज। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैम मैं भी ज़ेन से बिलोंग करता हूँ, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब आजकल ना फेलियर एक ऐसा चीज़ है जिससे हर कोई बच्चा डरता है। क्या फेलियर से डरना चाहिए रियल में? नहीं, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। कंप्लीटली एग्रीड। अगर आप फेल नहीं होते ना तो जीवन में सीखना नहीं सीखते आप। मतलब सीखने की ना एक डेफिनेशन होती है कि आप जब फेल होगे ना तो सीखोगे कि आपने यहाँ से कुछ हारा था, एंड उससे भी बड़ी चीज ना जीतने की फिर इच्छा पैदा होती है। हाँ, लाइक रिजेक्शंस एंड फेलियर्स तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर द जेम्स ऑफ योर लाइफ। यस, सो कंप्लीटली। लेकिन आपका ना किसी चीज को फेस करने का तरीका कैसा है, लाइक किस माइंडसेट से उसको देख रहे हैं, किस माइंडसेट से आप देख रहे हो। तो लोगों का ना खुद पे बिलीफ होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जिस नजर से दुनिया आपको देख रही है, जिस नजर से लोग आपको देख रहे हैं, आप भी उसी नजर से अपने आप को देख रहे हो, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इफ यू फेस एनीथिंग, चाहे वो आपका फेलर है, वो आपको बता रहा है कि यू डिजर्व समथिंग गुड। लाइक मेरे लिए ऐसा था कि मैंने कोचिंग नहीं की, राइट? मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने बीटेक नहीं किया। आपको पता है मेरा सपना उस समय इतना छोटा सा था ना, जब मैं बीएससी भी कर रही थी, मुझे आईटी सेक्टर में जाने का ना बड़ा शौक था। मुझे लगा आईटी सेक्टर में जाऊंगी, एसी वाला जगह होगा, वहां पे थोड़ा बहुत मेकअप करके जाएंगे, फॉर्मल लुक में जाएंगे और जॉब करेंगे आईटी सेक्टर में, चाहे एक टेलीकॉलर की जॉब क्यों ना हो। यस, मुझे बड़ी जगह जाना था और जॉब करना था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने कॉल सेंटर्स की मतलब इंटरव्यूज दिए। सर्च किए थे आपने? सर्च करके मैंने इंटरव्यूज दिए। मुझे जॉब करने की जो भूख थी, जॉब करने का जो शौक था, वो बहुत ज्यादा था। बट लाइफ के कुछ और प्लान्स थे आपके लिए? नहीं, मैंने दिया, मैं आपको अपना बताना चाहूंगी। और सोचिए कि मैं फेल हुई थी इन माई फाइनल राउंड। छोटा सा इंसिडेंट है कि इन्फोसिस आई हुई थी और वो मेरे कॉलेज के एमबीए स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आई थी। मुझे कहीं से पता चल गया, आपने भी अप्लाई मैं किया? अपनी क्लास बंक करके और मैंने कहा मैं प्लेसमेंट में बैठूंगी।
एंड आपको पता है मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर, मेरा सेकंड राउंड क्लियर, मेरा थर्ड राउंड क्लियर, मेरे सारे राउंड क्लियर हो गए। इंटरव्यू राउंड? नो, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ओके, ठीक है। सो पहला रिटर्न होता था एमसीक्यू टाइप, सेकंड मतलब एक डेमो जैसा होता था, वो रिप्रेजेंट किया, थर्ड राउंड जीडी था, और फाइनल राउंड जो था इंटरव्यूअर के साथ था। फाइनल राउंड इन माय बीएससी सेकेंड ईयर मैंने दिया, और मेरे आसपास सारे टॉप नोच लोग थे मेरे लिए, तो मेरी नज़र में तो, क्योंकि दे आर फ्रॉम एमबीए फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट्स। तो मैं गई रूम में, और मैं लिटरली शिवर कर रही थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं लिटरली कांप रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को कब से चाह रही थी कि मैं बैंगलोर चली जाऊंगी, मैं दिल्ली चली जाऊंगी, और मैं रूम में गई, मैं लिटरली शिवर कर रही हूँ। तो मेरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, ये नहीं हुआ तो आई मिस्ड एवरीथिंग, मेरा होगा कि नहीं होगा। और मैं इतना ज्यादा शिवर कर रही थी कि पानी पिया, सब कुछ, और मेरा टर्न आ गया। अपने आसपास बैठे लोगों को देखा, और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी अच्छी जगह से आए हैं, और इन्हीं का होगा, मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ। आप मानेंगे नहीं कि मुझसे इंटरव्यूअर ने सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ्स के कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनका नाम क्या है। मैं आंसर नहीं कर पाई, मैं इतना नर्वस हो गई, मैं आंसर नहीं कर पाई। फियर ऑफ इंटरव्यू। यस, कि इतना बेसिक क्वेश्चन है और मेरे को याद ही नहीं आ रहा, आई एम ब्लैंक, बिकॉज मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट, कंपेयर कर लिया कि मेरा होगा नहीं होगा। और आप सोचिए कि आई मिस दैट, और उसके बाद मुझे बहुत टाइम तक ये लगा कि यार मैंने कुछ खो दिया, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी चीज को चाह रहे हो और वो चीज आपको ऐसा कहते हैं ना, मतलब एकदम छू कर वापस आ गए आप। तो सोचिए ना, अगर मैं वहां चली जाती तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं वहां चली जाती, I guess मेरे साथ भी नहीं होती, आपके साथ नहीं होती, करियर में कहीं और ही होती, और वहीं ही होती, ग्रो नहीं कर पाती। पर उसके साथ मैंने अपना मास्टर्स किया उसके बाद, और मास्टर्स में टॉप किया, तो बिल्कुल डिफरेंट जर्नी हो गया मेरा, और उससे बहुत अच्छी जगह आज मैं हूँ। अगर आप आज की डेट में जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते तो आपका क्या माइंडसेट होता? मेरा माइंडसेट यही होता कि सबसे पहले तो मैं उस फील्ड में जाना प्रेफर करती जो मुझे पसंद है। ठीक है, राइट। तो क्या चैलेंजेस ऐसे होते जो आज बच्चे फेस करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, एंड आप उसको कैसे कन्वे कर सकते थे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते और बच्चा नहीं चाहता, और पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड रीजन कि पेरेंट्स चाहते हैं, कोचिंग भी कराते हैं, बट कंटिन्यूसली बच्चे जो फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में सोचते हैं, सराउंडिंग वो वैसी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। वो जो घर की कंडीशंस है वो बच्चों के दिमाग में इस हद तक बैठी हुई है ना, कि आज भी जब मैं बच्चों के सवाल सुनती हूँ तो वो इस बात से परेशान नहीं है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो इस बात से परेशान है कि उनके घर वाले उन्हें क्या कहते हैं। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि घर वाले अपने हैं, कहते हैं, सुन लो, बट पता है क्या, उस समय नहीं सुना जाता। उस समय एज मतलब कंटिन्यूसली आपको कोई जज करे इस लेवल तक, तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, उसका माइंडसेट भी वही बन जाता है। ये होता है कि अगर आपकी एज 40 या 50 की है ना, तो आप 18 या 19 की एज से नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। और लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि चाहिए। ये भी है ना कि चीज आपका बच्चा क्या समझ रहा है। यस। आपकी बातों का उस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट पूरी लाइफ उसकी इम्पैक्ट पड़ जाती है। वो बच्चा कभी जिंदगी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वॉट एवर ही इज डूइंग। मैं कितने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाई हूँ जो सब कुछ अपने पेरेंट्स के हिसाब से कर रहे हैं, और जब प्लेसमेंट की बारी आती है ना, सो उनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। मैंने भी आपसे पढ़ाई करी है। कब? 2023 नीट बैच टॉपर। ओके। एंड आई एम हियर। शायद वो रास्ता नहीं था आपसे मिलने का, रास्ता कुछ और था, बट मिल आप गए। हाँ, लेकिन यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। मतलब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी बच्चों, सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, बच्चों नीट इज नॉट लाइफ। आप जिस चीज में बहुत अच्छे हो, वो आप उस चीज को अगर आगे कंटिन्यू करो तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सो आई थिंक मुझे आज ही पता चला कि देवांग मुझसे पढ़े हुए हैं आगरा पाठशाला, राइट? एग्जैक्टली, आगरा पाठशाला। सो मैंने जब बात किया, कम्युनिकेट किया, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि देवांग इज ऑलरेडी डूइंग गुड, बट उसका इंटरेस्ट जो था वो एक अलग लाइन में था, एंड ही इज डूइंग सुपर्ब इन हिज लाइफ राइट नाउ। तो आप सभी जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, रैदर देन प्रेशराइजिंग कि मुझे डॉक्टर ही बनना है किसी के प्रेशर में आके। आप करना चाहते हैं आप करिए, बाकी आप जिस फील्ड में अच्छे हैं उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपसे जब मैं पढ़ रहा था, आप डांटते भी बहुत हो। मतलब
बच्चे डरते हैं आपसे भाई कि मतलब डॉली मैम कहीं इधर उधर ना घूम रही हो। एग्जैक्टली लाइक पाठशाला में तो आप डांट ही देते हो, मेरे को नहीं लगता आपका एक भी क्लास ऐसा जाता होगा जिसमें एक या दो बच्चों को डांट ना पड़े। यस, बट बच्चे उसको ऐसा प्यार देखते हैं। हाँ, दिस इज लव। आपसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे, मतलब यस, मैं अगर बोलूं कि दे स्ट्रांगली हैव वेरी लवेबल फीलिंग फॉर यू कि मैम को बता देते हैं ये चीज, एंड आपको बच्चे बहुत आसानी से अपनी बातें कन्वे कर देते हैं जो शायद अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते। कोई ऐसा रिसेंट इंसिडेंट था? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बोला ना कि मैं डांटती बहुत हूँ, खड़ूस हूँ, ऐसा इमेज मेरा बनाती हूँ मैं इनिशियली, बिकॉज बट आई डोंट थिंक रियल लाइफ में आप ऐसे हो। नहीं, जिन बैच के साथ मेरा एक समय के बाद एक अच्छा फ्रिक्वेंसी मैच हो जाता है, आई कम्युनिकेट विद देम इन अ वेरी लीनियंट मैनर ऑल्सो। इनिशियली मैं क्यों स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि बीइंग अ फीमेल फैकल्टी आई वांट कि क्लास में एक डेकोरम मेंटेन रहे। Exactly. बच्चे आपको सुने, बच्चे आपसे अच्छे से पढ़ें, उसके लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि क्लास में एक डेकोरम मेंटेन रहे, कि वो क्लासरूम है। और इनिशियली वो स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करने के लिए मैं इनिशियली बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। धीरे धीरे मैं बच्चों को वो स्पेस देती हूँ कि वो अपने डाउट्स डिस्कस करें, अपने कंसर्न्स डिस्कस करें, एंड along with personal problems. यस, अलॉन्ग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स आल्सो। मैं ना रिलेट बहुत कर पाती हूँ बच्चों से, क्योंकि इन माय आपने भी लाइफ सेम चीजें फेस की है ना? यस, आई फेस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक वेरी सिमिलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय होता है ना, बच्चे को ना कोई सुनने वाला चाहिए होता है जो उसको सुन के ये बताए कि तू इम्पोर्टेंट है, तू भी ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो अपने घर पे सुन रहा होता है ना, इससे ना होती तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे को ये बताओ, यार तू बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरत तू बना सकता है। मैम, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बोला जाता है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे, फैमिली कैसे रन करोगे अपनी? बचपन से ही बच्चों को ये डाल दिया जा रहा है। अरे भाई, एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी अपनी एक लाइफ है, ठीक है? चीजों को चेंज होने की काफी जरूरत है, बहुत जरूरत है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, आपने बोला ना शेयर करते हैं, आई कैन रिलेट इट विद एग्जाम्पल कि मुझे आज भी पता चल रहा है कि मैं सोचती थी कि मेरे टाइम पे ये चीजें ऐसी थी। आज भी बहुत सारे रीजन्स और एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक रिसेंटली इंसिडेंट था, उसने मुझे एकदम हिला दिया, और वो इंसिडेंट ये था कि मेरी क्लास की सबसे चहकने वाली लड़की है ना, सबसे ज्यादा बोलने वाली लड़की जो क्लास में इतना इंटरेक्ट करती थी, वो होती थी एक रौनक सी रहती थी मेरी क्लास में। कुछ समय बाद वो एकदम साइलेंट हो गई क्लास में। मैंने आगे से उससे पूछा कि बेटा कैसे हो, क्या हो? शी डिडंट रिप्लाई। पाठशाला में क्या हमारा कम्युनिकेशन रहता है, टू वे कम्युनिकेशन रहता है। मुझे डाउट हुआ, और पर ऐसा होता है ना, इतने सारे बैचेस आप पढ़ा रहे हो, बच्चे आप पढ़ा रहे हो, आप स्किप कर देते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे ना हमें रीच आउट करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे, बट हम हर बार रिवर्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस काफी मैसेजेस होते हैं। कंटिन्यूअसली आई एम गेटिंग कॉल्स। मुझे लगा कोई फेक अकाउंट है, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस थे, मैं पढ़ भी नहीं रही थी। उसने एक दिन क्लास में बोला, मैम मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि मैंने उसको डांटना स्टार्ट कर दिया था अबाउट हर परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले बहुत अच्छा कर रही थी, फिर एकदम साइलेंट हो गई, और उसके बाद ना होमवर्क, ना क्वेश्चन, ना डाउट। मुझे डाउट तो हो रहा था, बट मेरे को लगा ये बच्ची डिस्ट्रैक्ट हो गई है शायद। तो मैं क्या, बच्चों का ध्यान रखती हूँ पूरी तरीके से। मुझे लगता है डू एवरीथिंग बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडी, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं। okay. yes. तो हुआ क्या कि उसने मुझे बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस किए हुए थे। मैंने मैसेजेस पढ़े, मुझे बिलीव नहीं हुआ। आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल किया इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा बेटा ये तुम क्या लिख रही हो, टेल मी द ट्रुथ। और जब मैंने सुना, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या था ऐसा? उसने मुझे बताया कि वो बिलोंग करती है, मतलब भागलपुर से, बिहार से है, हाँ ठीक है। एंड उसने मुझे बोला कि मैम हमें कुछ ऐसा शेयर करना है जिससे आप हमें जज ना करें। मैंने कहा बेटा बता ना, बात क्या है? उसने बोला कि मैम रिसेंटली हमारा जोलॉजी में चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, एंड जब सर पढ़ा रहे थे तो क्लास 12 फर्स्ट यूनिट, यस, जब सर पढ़ा रहे थे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो मेरे साथ बचपन में हुई हैं, और मैम मुझे अब डर लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। आई वॉज शॉक्ड। मतलब क्लास 12 तक उसको पता नहीं था, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि बेटा मुझे एग्जैक्ट चीज़ें बता, क्योंकि हम ना बहुत जल्दी बिलीव नहीं करते चीज़ों पे। हाँ।
मैंने कहा बेटा टेल मी द ट्रुथ एग्जैक्टली। तो उसने बोला कि मैम जब हम 3rd 4th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे जो चाचा थे वो हमें बहुत प्यार करते थे। तो वो हमें कभी वीडियो गेम्स के बहाने, अपने फ़ोन में गेम्स खिलाने के बहाने, कभी हमें चॉकलेट देते थे और वो हमें अपने रूम में लेकर जाते थे और वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते थे और वो हमें वो ये बताते थे कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। And she was not aware about it. She was not aware about it. And मैम हमें पेन होता था तो वो कहते थे कि ठीक हो जाएगा, घर में किसी को मत बताना। एंड वो हमें चॉकलेट्स देते थे, वो हमें गिफ्ट्स देते थे। और मैम ये हमारे साथ बहुत समय तक हुआ है। जब जब मम्मी नानी के यहाँ जाती थी, जब मैंने सुना, मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है। मैंने बोला कि बेटा जो भी हुआ ठीक है, फर्स्ट थिंग मुझे बता ये सब चीज़ें लास्ट कब हुई है। तो उसने बोला कि मैम जब हमें सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे समझ में आने लगा, मैंने अपनी मदर को सब बता दिया था। मैंने कहा देन? बोले कि मैम मम्मी ने कहा कि बेटा किसी को बताना मत, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एंड मदर को बताने के बाद ये मदर का रिप्लाई था? ये रिप्लाई था। और चाचा जो हैं वो घर का खर्चा चलाते हैं, सो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, सो कोई उन्हें कुछ बोलेगा भी नहीं और बेटा घर के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो उसने बोला कि मैम मम्मी ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो मैंने अपनी दादी से बोला, दादी ने बोला कि मैं चाचा को समझाऊंगी ये वो, दादा ने भी ऐसे बोला, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पर मेरा मन यहाँ तक माना नहीं। They were also aware about it. Everyone is aware about it. And but कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि बेटा मुझे आपके फादर से बात करनी है और आपकी मम्मी से, दोनों से बात करनी है। बहुत मैंने कन्विंस किया। उसकी मदर आई मुझसे मिलने, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ मेरे सामने आई ना तो आई डिसाइडेड कि मैं भागलपुर जाऊंगी और मैं कोचिंग पे गई। मैं उस कोचिंग में गई और मैंने सोचा कि उस बच्ची से मिलती हूँ, क्योंकि उससे मिलके ना चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और उसको उस समय पे बताना ज़रूरी है कि तू गलत नहीं है बेटा, जो तेरे साथ हुआ है वो गलत है। क्योंकि उसकी मम्मी ने भी कई बार, उसकी दादी ने भी उसको कई बार ब्लेम किया कि तुम गलत हो। उसके बाद जब मैं वहाँ गई और मैंने बोला कि मुझे आपके पापा से मिलना है, तो उसकी मदर ने कहा कि मैम उसके पापा ना हार्ट पेशेंट है, उन्हें कुछ मत बताइए। मतलब वो कंटिन्यूस जो गलत होता रहा घर में, कोई उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है और वो बच्ची मानसिक तौर पे कितना सफ़र कर रही है। वो पढ़ नहीं पा रही है, इतनी चहकने हंसने बोलने वाली लड़की, उसके लिए तो एक ट्रॉमा हो गया जो मुझे नहीं पता कि लाइफ टाइम भी कभी ख़त्म हो पाएगा या नहीं। लेकिन अगर वहीं पे उस लड़की को अगर बचपन से इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाता। सेक्स एजुकेशन स्कूलों में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग तो देना चाहिए, आइदर लड़का हो या लड़की, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में क्या ना, पेरेंट्स दुनिया का ज्ञान तो दे देते हैं पर जो रियल नॉलेज अपने बच्चों को देना चाहिए ना वो नहीं देते। उनको बचपन से बताना चाहिए रादर देन उनको किसी और से पता चले। क्या ये आज भी टैबू है? डेफिनेटली है। जब उनको कहीं और से पता चलता है तो भी पेरेंट्स उन्हें जज करते हैं। मतलब क्यों ना खुद बता दें सारी चीजें। एग्जैक्टली अगर बच्चे को आप बताएंगे तो शायद समवेयर वो कनेक्ट भी करे। डेफिनेटली आज भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि पब्लिकली लोग कम्युनिकेट करने में ना बड़ा सोचते हैं। इफ गर्ल इज ऑन पीरियड तो वो सोचने में बहुत सोचती है, क्यों? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एग्जैक्टली एवरीवन, सबने पढ़ा है 10th 11th में कि अ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग। तो क्यों इस चीज को इतना वो कंट्रोल किया हुआ है कि ये चीज बड़ों के सामने नहीं बोलना, ये चीज लड़कों के सामने नहीं बोलना? नथिंग रॉन्ग इन दैट, दिस इज नेचुरल थिंग। चेंज होने की काफी जरूरत है, बहुत जरूरत है। गर्ल्स को एजुकेट करना स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेशली अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें मतलब स्पेशली मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा। आपने पीरियड्स की बात की, कभी कभी ऐसा भी होता है मैच है आपका 50 ओवर मैच है एंड इट इज़ लाइक 6 to 7 hours एंड आपको पूरा टाइम खेलना होता है। सो कैसे इसमें मैनेजमेंट कैसे होता है? आप भी टीचर हैं, आप भी पढ़ाते हैं, आपके लिए वो कैसे आप मैनेज करते हैं उन चीज़ों को एंड डिफ़िकल्टीज़ कितनी होती हैं आप बताइए। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं। लाइक जो फर्स्ट सेकेंड डे होते हैं दैट आर रियली टफ फॉर अ गर्ल और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पेन होता है, बहुत पेन होता है। और आपने कहा मैनेज कैसे करते हैं। सो जब काम सामने होता है ना फॉर एनी फीमेल, लाइक
अगर मुझसे पूछोगे तो मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे उस दिन की लीव मिलती है, हमारे ऑफिशियली वो लीव है 1 डे इन एवरी मंथ, बट काम का इतना प्रेशर होता है कि हम कभी कभी वो लीव्स नहीं ले पाते हैं, हमको लगता है कि हमारा सिलेबस डिले हो जाएगा, राइट। सो मैनेज कर रही हैं फीमेल्स, वो खुद ही मैनेज कर रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज़ को मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कि डिफरेंस इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। once you faced that kind of pain every month then you will definitely realize कि एग्जैक्टली वो होता क्या होता है and that is a very painful time। मैं 1 वर्ड पूछता हूँ, मैं पर्सनैलिटी या फिर चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा एंड आपको उसका 1 वर्ड या 1 लाइन में जवाब देना है, ठीक है। पहली चीज़, खाने में क्या पसंद है आपको? घर का खाना। चाइनीज़ नहीं? नहीं, नो चाइनीज़, नो नथिंग। फूडी? घर का खाना, हाँ फूडी में हूँ। जब लाइक मैं नॉर्मली बताऊँ, अगर मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना नहीं मिला है, थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा बढ़ने लगता है। दिल्ली का खाना है गुजरात का? गुजरात का खाना तो बहुत टेस्टी है। राजस्थान, यूपी एंड एमपी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कोटा में ना एक चीज़ मतलब काफ़ी मैंने भी सुनी है, मैं भी मतलब कोटा गया था, सो कि वहाँ पे खाने में ना मैस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा, तीखा बहुत ज़्यादा। मैस ना, अब इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो एक ना परसेप्शन सेट हो जाता है कि यार यहाँ पे लोग ऐसा ही खाना खाते होंगे। नहीं, कोटा का खाना बहुत अच्छा है। आपने सुना नहीं कोटा कचौड़ी कितनी फेमस है? एग्जैक्टली, हम तो मतलब ब्रेकफास्ट तो वही होता था वहाँ पे, बच्चे उसी चीज से जिंदा रहते हैं, कचौड़ी पोहा, यही चीज, कड़ी कचौड़ी पोहा। आपकी हॉबीज? आई लव टू डांस। खाली टाइम में जिम, मतलब मुझे फिट रहना बहुत पसंद है एंड डांस, आई लव टू डांस। लाइक मेरा मूड स्विंग अगर हो रहा है एंड अगर मैंने गाने सुन लिए, मैं हेडफोन लगा के अपना डांस कर लेती हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। सो खाली टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ कि या तो अपना क्लास मैम, इट्स अ वन लाइनर। ओके, एंड देन आर यू सिंगल? वेरी सून। बच्चे जानना चाहते हैं बहुत ज्यादा। सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आर यू सिंगल और नॉट? काफी डिप्लोमेटिक जवाब था, बट ये कैमरे पे बोलने के लिए अच्छा है। नहीं, मैंने कहा ना, वेरी सून एवरीवन गेट टू नो अबाउट दिस। मैं पर्सनैलिटी का नाम बताऊंगा, आपको बताना है आप उसको 1 वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 वर्ड? ओके। आपकी मम्मी। 1 वर्ड में मैं पूछूंगा, 1 शब्द में आपको जवाब देना है, मैं पर्सनैलिटीज का नाम लूंगा, आपको जवाब देना है। सबसे पहले आपकी मम्मी। शी इज अ फाइटर, वॉरियर। अलक पांडे। रिवॉल्यूशनरी। रेवोल्यूशन इन ऑनलाइन इंडस्ट्री। यस, एजुकेशन में काफी। योर स्टूडेंट्स। माय स्टूडेंट्स, माय लव। क्या डॉली शर्मा जी कभी पॉलिटिक्स में आएंगी? सो पॉलिटिक्स का, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, बट बिना पॉलिटिक्स में आए क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक पॉसिबल अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे राइट नाउ, जब तक मेरा स्कूलिंग और कॉलेज टाइम चल रहा था तो हमने पॉलिटिक्स को ना बहुत जज किया है, बहुत कंपेयर किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको चेंज लाना है तो आपको उतरना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। सो डेफिनेटली अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और जो मेरा इंटेंट है वो मैच हुआ, डेफिनेटली आई विल कम इन पॉलिटिक्स। खुद को कैसे समझाते हो जब आप डाउन फील करते हो? खुद को कैसे समझाते हैं? आप जब बहुत बार डाउन फील कर लेते हो ना, जब आपको कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बचपन में मैं भी ऐसा सोचती थी, बट जब आप इतने सारे चैलेंजेस फेस कर लेते हो ना अकेले, लाइक अ फाइटर, तो वो कहते हैं ना, मतलब शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। तो अब चैलेंजेस जब आते हैं ना सामने, तो फेस करके उसको आगे बढ़ने में जो मजा आता है। आई थिंक यू आर अ ह्यूज मिर्जापुर फैन। डायलॉग शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। हाँ, गुड्डू भैया का डायलॉग है ना, आई थिंक। यस। सो जब स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते थे ना तो मैं घबरा जाती थी। मेरी एक क्वालिटी है कि मैं हर कुछ फेस कर लेती हूँ और उसको क्रॉस करके ओवरकम करके आगे भी बढ़ जाती हूँ, लेकिन पहले मैं रो लेती हूँ। मिर्जापुर के किस कैरेक्टर से खुद को रिलेट करते हो? मिर्जापुर के तो मैं किसी कैरेक्टर से खुद को एज सच बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वायलेंस है, आई डोंट लाइक वायलेंस। ओके, यस, आई डोंट लाइक वायलेंस। शांति पसंद है आपको? शांति पसंद है, पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है, क्लैरिटीज पसंद है, अपनी बातों को खुलकर रखना पसंद है, सामने वाले का भी टू द पॉइंट बात करना पसंद है। सो नथिंग लाइक दैट कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं, बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई थॉट्स, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई व्यूज़, एंड आई ऑलवेज वॉन्ट दिस कि मैं एक पर्सन का वजूद भी तब मानती हूँ जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन रख सके, रैदर देन वो ये कहे कि मेरे साथ ये सर्कमस्टांसेस थे, मेरे साथ ये सर्कमस्टांसेस थे। सबके साथ रहते हैं। आपका बर्थ कहाँ हुआ है वो आपकी चॉइस नहीं, निकलना आना चाहिए आपको, लेकिन आपका डेथ
कैसे और किस सिचुएशन में होता है, Exactly. वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कि लोग आपको कैसे जानेंगे, राइट? सो आज के इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड इट्स बीन लव कि आपसे इतना अच्छा कन्वर्सेशन हुआ. जो मेरी क्या मतलब एक इमेज थी आपकी, थोड़ा डांटते हो भाई, रियल में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सॉफ्ट है, बहुत काइंड है, बहुत हम्बल है. शी इज़ अ रियली नाइस ह्यूमन बीइंग. सो एक चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? एक ना मेरा पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं सच में, तो आप उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, और वो क्या करना चाहते हैं वो ज़रूर जानिए. एक किस्सा मुझे याद आता है महाभारत का, मेरे काफ़ी पसंदीदा है. मैंने महाभारत जो देखी है हॉटस्टार पे जो आई थी, कृष्ण जी और द्रोणाचार्य जी के बीच का कन्वर्सेशन था. तो द्रोणाचार्य जी से कृष्ण जी ने पूछा कि आपने अपने पुत्र को क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पुत्र को संपत्ति दी, राज्य दिया, है ना, दौलत दी. तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सब कुछ दिया, है ना. तो कृष्ण जी ने बोला कि क्या आपने अपने बच्चे को विद्या दी, वो संस्कार दिया, या आपने उसको कुछ ऐसी सुरक्षा दी जिससे उसको आपकी जरूरत ना पड़े? सो बहुत छोटी सी बाउंड्री और बहुत छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द मोह एंड प्रेम. मोह क्या है कि मेरा बच्चा मेरे द्वारा करे हुए कार्य पे ही खुश रहे, और प्रेम यह है कि मेरा बच्चा खुश रहे. सो आप भी अगर अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है. मोह त्यागना चाहिए, प्रेम स्वीकारना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रेम धर्म है और मोह अधर्म है. सो मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. कई बार क्या होता है कि आप ही उसके पहले क्या लाइन बोली यार आपने, मतलब इट्स रियली अमेजिंग. कई बार क्या होता है ना कि उस चीज को बहुत गलत डायरेक्शन में दिया जाता है. मोह लिटरली आपके बच्चों को बांध के रखता है, आपका बच्चा को फ्रीडम ही फील, और प्रेम आजाद करता है. और एक बच्चे को जब आजादी मिलती है तो वो लौटकर आपके पास आता है, और आप जिंदगी भर उसको अपने पास बांध के रखिए, और आपके साथ रहना भी नहीं चाहता. जो आज के टाइम में लोग समाज का पार्ट बन के ज्ञान देते हैं ना माँ बाप पे, आज के टाइम में जो लोग माँ बाप के साथ कैसे करना चाहिए, वो लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों में भी होंगे, उन्होंने खुद ने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है. सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कोई उन्हें कह नहीं सकता. बस यही लोग कहते हैं कि माँ बाप के साथ रहो और संग रखो, और क्या हालत में रखते हैं उन्हें अपने साथ कि लाइक एवरी डे वो माँ बाप ये प्रे करते हैं कि हमारा जीवन ना रहे. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन लड़का है, लड़के के पास ही रहना है, कुछ कर नहीं सकते. और लड़की इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए. दैट इज द मेन रीजन, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो बच्चा जो बचपन से जवानी तक आपको कुछ कह नहीं रहा है, वो फिर बुढ़ापा आपको ऐसा दिखाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो फिर वही लोग ज्ञान दे रहे हैं आज के समय में. पता है आपको कि माँ बाप के साथ क्या करें क्या ना करें, किसका बच्चा गलत कर रहा है, किसका बच्चा सही कर रहा है, क्या बच्चे को करना चाहिए, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं. समय वो चल रहा है जो जितना बड़ा पापी होगा वो उतना ज्यादा ज्ञानी होगा. एग्जैक्टली. मतलब क्या बात आपने बोली है कि जो सबसे बड़ा पापी, जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कांड कर रखे होंगे ना, वो सबसे भर भर के ज्ञान देगा, सबसे ज्यादा दूसरों के बच्चों पे आके कमेंट कर रहा है. और पेरेंट्स उस प्रेशर में आ रहे हैं. पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे कि वो अपने बच्चे को तो नहीं देख रहा कि उसका बच्चा कितना गलत लाइन में है, वो अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट करके चल रहा है, राइट? कि कोई इस बाउंड्री में ओपन ना हो पाए, और दूसरे के बच्चों की वो ऐसी तैसी कर देते हैं, लिटरली. सो मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स, आपका बच्चा आपका ही है, दुनिया चाहे जो कहे, वो बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है, लिटरली. उसको एक सिंपल सी सवाल मैं आपसे भी पूछूं अगर देवान, क्या फर्क पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? आई डोंट थिंक. क्या आपको फर्क पड़ता है आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं नहीं समझता. लेकिन आपको फर्क पड़ता है आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं. एग्जैक्टली. एंड दिस इज द ट्रुथ. अभी जब मैं अपना फोन भी रखने गया तो मेरा ये बोलना था कि अगर मम्मी या पापा का फोन है तभी आप मुझे दीजिएगा. देखकर बहुत अच्छा लगा. सो पेरेंट्स कई बार सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों को प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते, और बच्चे उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं. अगर इन सारी चीज को कंक्लूड करके मैं अगर एक चीज बोलूं तो ये फाइनली ये सही रहेगा कि मोह त्यागना चाहिए, प्रेम स्वीकारना चाहिए, बच्चों को प्यार करिए, एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एक पेपर आपका बच्चा या फिर उसकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता. एनी हाउ नहीं कर सकता.
the example is और जैसा आप पेरेंट्स को लगता है ना कि हम अपने बच्चे के लिए ये करते हैं वो करते हैं, बच्चे भी आपके लिए बहुत कुछ त्यागते हैं यार, yes. बहुत कुछ So, त्यागते हैं. thank you so much. We are here with Dolly Sharma मैम एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था. आई विश फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी Definitely. एंड आपके भी कुछ रिसेंटली अच्छी सिचुएशन, अच्छी गुड न्यूज़ आएगी एज आई थिंक. ओके, थैंक यू सो मच एंड Yes, मैनी soon. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू टू.